नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, अचानक बेटी की ससुराल पहुंचे पिता ने ऐसा क्या देखा कि उनके पैरों तले जमीन निकल गई। राधा जी और मोहन जी के दो बेटी और एक बेटा था। 2 साल पहले उन्होंने अपनी बड़ी बेटी मीरा की शादी कर दी थी और अब वे अपनी छोटी बेटी नेहा की शादी करना चाहते थे। इसमें रिश्ता तलाश कर रहे थे, लेकिन अभी उनकी तलाश पूरी नहीं हुई थी कि एक दिन उनकी बड़ी बेटी मीरा की ससुर आई और बोली, आपके लिए अच्छी खबर लाया हूँ। कैसी अच्छी खबर? मोहन जी ने हैरान होकर उनसे पूछा। तब उन्होंने नेहा के लिए रिश्ता बताया कि उनके दूर के रिश्तेदार हैं, इकलौता लड़का है, जमीन जायदाद वाले लोग हैं। लड़के के दादा बहुत बीमार है, जिसकी वजह से वह जल्दी ही शादी करना चाहते हैं, और क्योंकि ज़मीन जायदाद वाले लोग हैं तो उनकी कोई मांग नहीं है, क्योंकि उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। समधी जी की बात सुनकर मोहन जी ने कहा, ठीक है समधी जी, हम देख लेंगे, क्योंकि समधी जी को भी साफ मना नहीं कर सकते थे। लेकिन मोहन जी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी गांव में हो, और वह अपनी बेटी की शादी शहर में ही करना चाहते थे। लेकिन राधा जी ने कहने लगी कि ज़मीन जायदाद वाले लोग हैं, अकेला बेटा है, 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो जाएगी, फिर हमारी बेटी राज करेगी। बड़ी बेटी भी तो अपने घर में खुश रह रही है, हम एक बार देख लेते हैं। तब मोहन जी बोले, मीरा तो शहर में रहती है, गांव में नहीं। हमारी बेटी शहर में पली बड़ी है, पता नहीं गांव में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। लेकिन राधा जी के बार बार कहने पर वह रिश्ते के लिए राजी हो गई और लोग नेहा को देखने के लिए आए। नेहा उन्हें पसंद आई और उन्हें लड़के को देखा। लड़का देखने में भी अच्छा था और घर बार भी बढ़िया ही था। एक बहन की शादी हो चुकी थी, एक बहन कुंवारी थी। एक बार तो लड़का और उसका घर बार देखकर मोहन जी को भी रिश्ता ठीक ही लगा, लेकिन वह लोग शादी बहुत जल्द करना चाहते थे। उनका कहना था कि लड़के के दादा बहुत ज़्यादा बीमार है, और क्योंकि रौनक उनका इकलौता पोता है और वह अपने पोते की शादी देखना चाहते हैं, इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी करना चाहते हैं। मोहन जी ने कहा, वह इतनी जल्दी बेटी की शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटी की शादी है, सभी कुछ देखना होता है। तब उन लोगों ने कहा कि उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए उनकी कोई मांग नहीं है, उन्हें सिर्फ लड़की ही चाहिए और वह जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। बस इसी बात को लेकर मोहन जी का मन नहीं मान रहा था, मगर राधा जी कहने लगी, क्या हुआ? बहुत से लोग बड़े बूढ़ों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जल्दी करते हैं, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? लेकिन राधा चाहे वह कोई मांग नहीं कर रहे, लेकिन हम बेटी को यूं ही खाली हाथ तो नहीं भेज सकते। मोहन जी ने राधा जी के सामने अपनी एक और परेशानी रखी। तब राधा जी बोली, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने काफ़ी कुछ जोड़ रखा है और बाकी सब हो ही जाएगा, आप परेशान क्यों होते हैं? इसी तरह नेहा का रिश्ता रौनक के साथ हो गया और बड़ी मुश्किल से 1 महीने के टाइम पर शादी तय हो गई। और जितना भी मोहन जी और राधा जी से हो सका, उन्होंने अपनी बेटी को ज़रूरत के हिसाब से सभी कुछ दिया था। नेहा ससुराल पहुंच गई। 1-2 महीना तो सब कुछ सही रहा, लेकिन धीरे धीरे करके उन लोगों की हकीकत नेहा के सामने आती गई। उसे पता चल गया कि उसका पति रौनक कुछ काम धाम नहीं करता, वह बस सारा दिन आवारागर्दी करता फिरता है, और इसी वजह से उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने दादाजी के बीमार होने की बात का सहारा लेकर ये रिश्ता और जल्दी जल्दी ये शादी करवाई थी।
जब ये बात नेहा को पता लगी तो उसे बहुत दुख पहुंचा, लेकिन उसने सोचा वह प्यार से रौनक को समझाएगी तो शायद उसकी समझ में आ जाए और वह काम करने लगी। इसलिए उसने कोई भी बात अपने मायके, अपने माता पिता को नहीं बताई। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जब तक रौनक के पिता प्रताप जी वहाँ रहे तब तक सब ठीक रहा, और उनके जाने के साथ ही उसकी सास ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह उसे पति के काम ना करने को लेकर, कभी उसके मायके दहेज कम देने की बात को लेकर आए दिन परेशान करती रहती थी। घर में जो भी नौकर चाकर लगे हुए थे उन्हें ये कहकर हटा दिया कि हमने तो शादी का घर है, इस वजह से नौकर चाकर लगाए थे, लेकिन पहले सारे काम मैं ही संभालती थी, अब तुम संभालो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब इतने बड़े घर की साफ सफाई के सारे काम नेहा के जिम्मे आ गई और उसे ये कहा गया कि तुम्हारा पति कोई काम नहीं करता और तुम दिन भर खाना खाने के अलावा करती क्या हो? कुछ काम करके तुम तो इस घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाओगी। और वह रौनक से जब काम करने को कहती या कोई बात करती रात में, तो रौनक काम करने की हामी भर लेता, लेकिन सुबह होने के साथ ही वह फिर अपने पहले वाले रंग में आ जाता। मम्मी जी, मेरे कमरे की लाइट खराब हो गई है, एलईडी बल्ब लगवा दीजिएगा। ओफो महारानी, ऐसे कर रही हैं जैसे पति कितना कमाता है और मायके से जाने कितना दहेज भर कर लाई है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अपने पति से कहो वह मंगा देगा, या अपने माँ बाप से कहो वह मंगा देंगे। नेहा की सास कमला जी ने चिढ़कर कहा तो नेहा चुप रह गई। जब उसने रौनक से कहा तो उसने कहा, मैं काम देख रहा हूँ, जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा तब मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर दूंगा। लेकिन रौनक, हमारे कमरे में अंधेरा रहता है, अभी तो कुछ करना चाहिए। रौनक बोला, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। रौनक ने एक छोटा सा बल्ब लाकर उस कमरे में लगा दिया, लेकिन उसने कमरे में पर्याप्त उजाला नहीं रहता था। मम्मी जी, घर में पोछा खराब हो गया है, वो मंगा दीजिए, पोछा लगाना है। उसकी बात सुनकर उसकी सास ने फिर से वही जवाब दिया तो वह अपने पति से मंगवाए या अपने मायके से, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गर्मी आई तो सबके कमरे में एसी लगे हुए थे, लेकिन नेहा के कमरे में एसी नहीं था। तब उसने रौनक से कहा तो रौनक फिर अपना वही रटा रटाया जवाब दे दिया कि उसके पास कोई काम नहीं है, जब कोई काम मिल जाएगा तब देखेगा। और सासू माँ जी से कहने का कोई मतलब ही नहीं था, अगर उनसे कहती तो फिर वही जवाब पकड़ा देती। इसलिए नेहा गर्मी में जैसे तैसे अपना टाइम काट रही थी। एक दिन नेहा ने रौनक से कहा वह अपने घर जाना चाहती है। रौनक ने कहा, ठीक है, मम्मी जी से पूछ लेता हूँ। उसकी सास ने पहले तो जाने से मना कर दिया कि यहाँ पर काम कौन करेगा, लेकिन फिर ज़्यादा कहने पर कहा, ठीक है, चलो 1-2 दिन के लिए चली जाओ, और उसे मायके भेज दिया। बिहार जाने से पहले ही नेहा ने ये कह दिया था कि इधर उधर की चुगली मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो हमसे बुरा कोई ना होगा। नेहा फिर अपने पीहर आ गई। पीहर आकर उसने उसकी जो भी ज़रूरतों का सामान था सब अपनी मम्मी से कहा। तब बेटे के मुंह में राधा जी ने सब कुछ लाकर दे दिया। नेहा ने जब अपने पापा से कहा कि उसे गर्मी लगती है, उसके कमरे में एसी नहीं लगा है, आप ऐसा करिए पापा जी, ये घर वाला एसी उसे दे दे और अपने लिए और नया ले आए। उसके पापा ने उसे एक नया एसी भी लाकर दे दिया, लेकिन साथ ही ये बात भी कही कि बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, ये सारी ज़रूरतों के लिए तुम अपने पति से कहो, वह कर देगा। अपने पापा की बातें सुनकर नेहा सर झुकाकर रह गई। अगले दिन रौनक उसे लेने आ गया और नेहा सारा सामान लेकर
रौनक के साथ अपने ससुराल आ गई। सामान देखकर उसकी सास ने कुछ भी नहीं कहा और जब उसके कमरे में एसी लग गया, बिजली के बिल का ताना और बढ़ गया और नेहा जब भी मायके जाने को कहती, उसे 1 या 2 दिन के लिए ही मायके धमकी के साथ ही भेजा जाता। रौनक उसे घर के सारे सामान की लिस्ट थमा देता और वह अपनी मम्मी राधा जी से कहकर जो भी सामान रौनक बताता वह सब लेकर ससुराल पहुंच जाती थी। इसी तरह से चल रहा था। अगर नेहा अपने घर फोन करना चाहती तो उसे फोन भी नहीं करने दिया जाता था। गर्मियों के ही दिन थे कि कमला जी के कमरे का एसी खराब हो गया। तब कमला जी ने रौनक से कहा, नेहा के कमरे का एसी निकलवा कर अपने कमरे में लगवाने को कहा। जब नेहा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने रौनक से कहा, मैं अपने कमरे का एसी नहीं निकालने दूंगी, ये मैं अपने मायके से लाई हूँ और मम्मी जी तो यही कहती थी अपने मायके से मंगा लो। अब जब मैं अपने मायके से लाई हूँ तो उसे कोई क्यों निकलवा रही है। कमरे के बाहर खड़ी कमला जी नेहा की सारी बातें सुन ली और वह दनदनाती हुई कमरे में आई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मना करने की? मेरे घर में रह रही हो और मुझे ही मना कर रही हो। तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ, इतना ही बहुत है। नेहा ने कहा, मैं कोई यूं ही नहीं रह रही हूँ, सारा दिन आपके घर का सारा काम करती हूँ और मैं यहाँ जो भी सामान इस्तेमाल कर रही हूँ वह मैं अपने मायके से मंगवाया है। फिर आप मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं कि मैं आपकी वजह से इस घर में रह रही हूँ? नेहा को इतना जवाब देना ही कमला जी को अखर गया और उन्होंने गुस्से में आकर नेहा के मुंह पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। अब तो नेहा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वह बोली कि मैं भी अब इस घर में रहना नहीं चाहती, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तभी उसकी ननद वहां आई और उसने भी नेहा के ऊपर हाथ उठा दिया और रौनक को खड़े देखकर उसकी माँ कमला जी बोली, नालायक, खड़े खड़े देख रहा है, तेरी पत्नी मेरी इतनी बेइज्जती कर रही है, मुझसे इतनी जवान चला रही है, तुझे शर्म नहीं आती? बस फिर क्या था, रौनक ने भी बातों में आकर नेहा को भला बुरा कहने लगा और नेहा ने पलटकर जवाब दिया तो उसने भी नेहा को मारा। नेहा के चेहरे पर कई जगह चोट के निशान पड़ गए थे और हाथ मरोड़ने की वजह से उसके हाथ में चूड़ियां घुस गई थी तो हाथ में भी चोट लग गई थी। उसके अगले दिन ही नेहा ने चोरी छुपे अपने घर फोन किया तो फोन उसकी माँ ने उठाया और बोली, हेलो नेहा, कैसी है तू? तू तो फोन भी नहीं करती, तू ठीक तो है ना? मम्मी ठीक हूँ, नेहा रुआसी आवाज में बोली। मेरी बच्ची तो रो क्यों रही है, क्या बात हो गई? नेहा की माँ ने पूछा। कुछ नहीं मम्मी, नेहा ने जवाब दिया। नेहा, अगर तेरा जी नहीं लग रहा है तो तू यहाँ आ जा, नेहा की माँ ने कहा। आऊंगी मम्मी, नेहा ने कहा। तभी लेकिन आपने यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को, चोरी छुप के इधर उधर फोन करे और ससुराल वालों की चुगली करे। नेहा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले उससे फोन उसकी सास ने छीन लिया और नेहा की मम्मी राधा जी को जो मुंह में आया सुनाती चली गई और तुरंत फोन काट दिया और नेहा पर बरसते में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने घर पर फोन करने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना फोन करने के लिए, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसकी सजा तुम्हें शाम को मिलेगी, जाओ जाकर अपना काम करो। नेहा आंखों में आंसू लिए जाकर काम करने लगी। अब वह सोच रही थी कि शाम को पता नहीं कौन सा तूफान आने वाला है। नेहा की मम्मी ने जब नेहा और उसके सास की बात सुनी तो वह परेशान हो गई। उन्हें ऐसा परेशान देखकर उनके पति मोहन जी ने उनसे पूछा, क्या हुआ राधा जी, ऐसे परेशान क्यों हो और किसका फोन था, क्या बात हो गई?
उन्होंने एक साथ कई सवाल कर डाले। तब राधा जी आंखों में आंसू भरकर बोली, नेहा का फोन था। मेरी बच्ची बात पूरी भी नहीं कर पाई कि उसकी सास ने फोन छीन लिया और बहुत कुछ उल्टा सीधा कह गई। आप एक बार नेहा से मिलकर आइए। मुझे पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं मेरी बच्ची ठीक है या नहीं। फोन पर भी रो रही थी। राधा जी की बात सुनकर मोहन जी को माथे पर बल पड़ गई और वे गुस्से से राधा जी से बोले, मैंने तुम्हें पहले ही इस रिश्ते के लिए मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज उसका नतीजा हमारी बेटी भुगत रही है। कमला जी बोली, पिछली बातों को ही दोहराते रहोगे या अपनी बेटी को भी जाकर देखोगे? मोहन जी ने गुस्से से एक नजर राधा जी को देखा और बेटी की ससुराल जाने की तैयारी करने लगे। उधर मोहन जी घर से निकले, उधर राधा जी परेशान बैठी थी। जब मोहन जी नेहा के ससुराल पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। नेहा के सारे चेहरे पर नींद पड़े हुए थे, हाथ में चोट लगी हुई थी और उसकी ननद उसे ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा सुना रही थी। लेकिन नेहा के पापा को सामने देखकर वह खामोश हो गई। नेहा ने जब अपने पापा को सामने देखा तो वह उनके गले लग गई और रोने लगी। तब मोहन जी ने नेहा के सर पर हाथ रखकर कहा, मत रो मेरी बच्ची, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? संधि जी अभी बताइए। आप बिना कुछ जाने ही पहले ही अपनी बेटी का पक्ष लेने लगी। अपनी बेटी के कारनामे तो सुन लीजिए। आपकी बेटी मुझसे मुंह चोरी करती है, अपने सामान में तेरा मेरा करती है, जरा सी बात उसे बर्दाश्त नहीं होती। यही संस्कार दिए हैं आपने उसे। नेहा की सास कमला जी को पता चला कि उसके पिता आए हैं तो तुरंत भागकर वहां आई और आकर उन्होंने नेहा के पिता को सुनाना शुरू कर दिया। मुझे पता है मेरी बेटी कैसी है और हमने उसको क्या संस्कार दिए हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मोहन जी ने नेहा की सास से कहा, ठीक है, आप अपनी बेटी को लेकर जाना चाहते हैं तो ले जाइए, लेकिन ध्यान रखना वह फिर कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। कमला जी ने घमंड भरे शब्दों में कहा, मैं इसी घर में अपनी बेटी को भेजना भी नहीं चाहता जहां उसके साथ ऐसा सलूक हो। मैंने अपनी कैसे फूलों से बेटी को आपके घर में ब्याई थी और आपने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया। मोहन जी ने भी धमकाते हुए कहा। शाम का वक्त हो ही रहा था। रौनक के दादा राम सिंह जी भी आ गए। जब उन्होंने मोहन जी को देखा तो उसने पूछा, अरे बेटा, क्या हाल चाल है? तुम तो बेटी ब्याह कर भूल ही गए, कभी इधर की खैर खबर ही नहीं ली। मोहन जी बोले, हाल चाल कैसे होंगे जब मेरी बेटी इतनी परेशान है। हमने आपके ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या बात कर रहे हो? क्या बात हो गई? कुछ खुलकर बताओ, तब पता चले ना, राम सिंह जी ने कहा। मोहन जी बोले, आप भी देखिए, मैंने अपनी बेटी को ऐसे भेजा था। जो हाल आपके घर वालों ने मेरी बेटी का कर दिया, उसे मारा पीटा गया, यही जहानियत दिखाई है आपके घर वालों ने। कितना मारा पीटा है मेरी बच्ची को, लेकिन क्यों? उनकी बात सुनकर राम सिंह जी जैसे बहुत हैरान हुए। आपने ये बात खूब कही। आपके घर में क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं। बेटा, मैं ज़्यादातर तो बाहर ही रहता हूँ। ज़मीनों की देखभाल का काम मेरे ही जिम्मे है। अब प्रताप तो यहाँ रहता नहीं, वह तो महीने में एक ही बार घर आता है, तो मुझे ही यह सब देखना होता है, इसलिए मैं घर में नहीं रहता। मेरे पीछे क्या कुछ हुआ है कुछ पता तो चले, राम सिंह जी ने अपनी सफाई में कहा। तब मोहन जी ने उन्हें सारी बात बताई तो राम सिंह जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वह सब कुछ सुनकर अपने पोते अपनी बहू की करतूत जानकर बोले, मैं माफ़ी मांगता हूँ,
जो गलती हो गई अब नहीं होगी, आइंदा से ध्यान रखना जाएगा। लेकिन मोहन जी बोले, मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर इस घर में नहीं छोड़ूंगा। जब आपको अभी तक अपने घर के हालात पता नहीं है, आगे क्या गारंटी है कि आप ध्यान रखेंगे। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। और मोहन जी नेहा को लेकर घर आ गए। जैसे ही नेहा घर पहुंची, राधा जी ने नेहा को देखा। नेहा की हालत देखकर राधा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह नेहा को गले लगाकर रो पड़ी। ये तुझे क्या हो गया? तेरा क्या हाल कर दिया उन्होंने? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। मैं तो पहले ही मना कर रहा था रिश्ते के लिए, लेकिन तुमने अपनी जिद और हर धर्मी के आगे मेरी चलने नहीं दी और उनकी नाजायज मांगे पूरी करती नहीं। ये तुम्हारी ही करनी है जो तुम्हारी बेटी के आगे आ रही है। कमला जी की बातों से मोहन जी, जो पहले ही गुस्से में थे, उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने भड़कते हुए राधा जी को ही सुना दिया, क्योंकि नेहा ने रास्ते में बहुत सारी बातें बता दी थी। रौनक के काम चोर होने से लेकर वह जो जब तक छोटी मोटी नाजायज फरमान यहाँ से पूरे करती, वह भी। मुझे क्या पता था वह लोग ऐसे निकलेंगे। मैंने तो सोचा था इकलौता बेटा है और जमीन जायदाद वाले लोग हैं, हमारी बेटी राज करेगी। मुझे नहीं पता था वह इतने गए गुजरे निकलेंगे। जमीन जायदाद और कारोबार अच्छा होने के बाद भी वह छोटी मोटी ज़रूरतें यहाँ से पूरे करेंगे। मैंने तो सिर्फ यही सोचकर उनकी मांगों को पूरा किया कि अब जब हमारी बेटी की शादी हो गई है तो बस वह अपने घर में खुश रहे। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, राधा जी ने कहा। तब मोहन जी सर पकड़कर बैठ गए और बोले, हाँ, अकेले इसमें तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। जब मुझे लगा था कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं शादी के लिए, मुझे भी तभी मना कर देना चाहिए था। शायद इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। नहीं पापा जी, जिम्मेदार भी मैं हूँ। जब मैंने देखा कि रौनक कोई काम नहीं करता, तब मुझे आपको बताना चाहिए था और उनकी मांगी लेकर मम्मी से कहती रही। अगर शुरू से ही सब कुछ आपको बता देती तो आज मेरी ये हालत ना होती। ये कहते हुए नेहा रोने लगी। छोड़ो बेटा, क्या कह सकते हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है। लेकिन अब तुम उस घर में नहीं जाओगी और ना ही उनका कोई फ़ोन उठाओगी। जो भी बात करूँगा अब मैं करूँगा। नेहा ने अपने पिता की बात मान ली, लेकिन फिर वह बहुत ज़्यादा चुपचाप रहने लगी। वह ज़्यादातर अपने घर में ही रहती थी। बाहर निकलना बहुत सबसे मिलना लगभग छोड़ ही दिया था। उसे ऐसे अंदर घुटता देख माता पिता दोनों का मन दुख से भरा आता था। राधा, नेहा को समझाओ, उसे फिर से बाहर की जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश करो। ऐसे अंदर ही अंदर घुटन से कुछ नहीं होगा। मोहन जी ने राधा जी से कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करके देख ली है। अगर वह मेरी बात समझती नहीं, कुछ भी कहती, बस चुप ही रहती है, कुछ बोलती ही नहीं। मेरा दिल चाहता है दूसरों के बेटियों के साथ ऐसा घटिया हरकत करने वाले लोगों को अच्छा सबक मिलना चाहिए, ताकि वह किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना कर सके। तुम सही कह रहे हो, लेकिन ऐसे लोगों को तो बस ऊपर वाला ही समझा सकता है, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। लेकिन जब वह किसी पर पड़ती है तब पिछले अगले सारे हिसाब पूरे कर देती है। और तुम टेंशन मत लो, मैं नेहा से बात करके देखता हूँ। ये कहकर मोहन जी नेहा के लिए जो आइसक्रीम लाए थे वह लेकर नेहा के कमरे की तरफ चल दिए। नेहा देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लाया हूँ, अब जल्दी से खा लो, नहीं तो तुम्हारे छोटे भाई के हाथ न थे तो वैसे नहीं छोड़ेगा। उनकी बात सुनकर नेहा फीकी सी हंसी हंस दी। पापा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं, जब मेरा मन होगा
सब मैं खा लूँ। फिर भी इस तरह अकेले रहने से और कुछ नहीं खाने पीने से हमारा कोई नफ़ा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नुकसान ही नुकसान है। बेटा, जो गलत कर रहे हैं वह तो खुलकर घूमते हैं और हमने तो कुछ गलत भी नहीं किया, तो तुम इस तरह अंदर कमरे में रहकर खुद को सजा क्यों दे रही हो? बेटा, बाहर निकलो, सबसे मिलो जुलो। पापा, अब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं किसी से मिलूं। ऐसा लगता है कि जैसे सबकी आंखें सवाल कर रही हैं कि तुम ससुराल कब जाओगे। बेटी, दुनिया वाले सब तरह की बातें करते हैं, ऐसे चुप कर बैठने से क्या फ़ायदा हो रहा है? निकलो और सभी की बात का जवाब दो। अच्छा चलो, एक बात का जवाब दो, क्या तुम अभी भी वहीं वापस जाना चाहती हो? मोहन की बात सुनकर नेहा ने झटके से गर्दन उठाकर उनकी तरफ देखा और एकदम नहीं में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, बिल्कुल नहीं, अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। तो फिर बेटा, किस बात का गम मना रही हो? तो वह सब भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। ठीक है पापा, मैं कोशिश करूँगी। बेटा, कोशिश तुम्हें करनी होगी और सबको दिखा दो मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है। चलो भाई, आइसक्रीम खाओ, अब मना मत करना। नेहा भी आइसक्रीम खाने लगी और मोहन जी उसके सिर पर हाथ रखकर बाहर निकल आई। उधर जब पिता रामप्रसाद जी घर आए, उन्हें घर के बारे में हालात का पता चला, तब उन्होंने मोहन जी को फ़ोन करके अपनी गलती मान ली और कहा, बस एक बार मेरे कहने से नेहा को घर भेज दीजिए, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मोहन जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि वह नेहा को अब नहीं भेजेंगे, लेकिन सबके दबाव में आकर एक बार वे मान भी गए, नेहा को भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जिस दिन नेहा जाने वाली थी, उससे एक दिन पहले ही रौनक का फ़ोन नेहा के पास आया और रौनक ने कहा, देखो नेहा, ये सब परेशानी मेरे पास काम ना होने की वजह से आई है। तुम ऐसा करो, तुम अपने पिता से कहो वो मुझे 1,00,000 रुपए दे दे, तो मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस कर दूंगा। जब हमारा अपना काम होगा तब हमें आइंदा ऐसी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। रौनक की बात सुनकर नेहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वह पहले ही बड़ी मुश्किल से जाने के लिए तैयार हुई थी, अब तो वह जैसे एक संकल्प लेकर उठी और अपने पिता से जाकर सारी बात कह दी और ये भी कह दिया कुछ भी हो जाए वह वहाँ नहीं जाएगी। तभी मोहन जी ने फ़ोन करके रामप्रसाद जी को सारी बात बता दी और कहा, अब वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को वहाँ नहीं भेजेंगी, तो आप सीधे सीधे तलाक के पेपर पर रौनक की साइन करवा दीजिए, नहीं तो वह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। केस लड़ने के नाम से और ज़्यादा बदनामी की वजह से रामप्रसाद जी ने दोनों का तलाक करवा दिया और नेहा ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उसके पापा आज अपनी बेटी को इस दलदल से निकला हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और सोच रहे थे कि कुछ कुत्ते के दुम जैसे होते हैं जिनको सालों साल तक नाले में डालकर रखो, लेकिन वो सीधे नहीं होते। ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना ही बेहतर उपाय है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट पे ज़रूर लिखना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।